अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े वुल्फ बंद हो चुका था और सारा बाहर नहीं आई थी। पहले एवलिन गायब हुई और फिर सारा रहमान। कैर खौफ बेबसी से कैफ़े के बंद दरवाजे को घूरता रहा। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ है और वो क्या कर सकता है। इसे इतना एहसास था कि सूरत हाल बहुत खौफनाक है और कुछ ना कुछ करना होगा। दिल तो कैर खौफ का यही चाह रहा था कि खुद भी कैफ़े में जा घुसे और इस इसरार को फौरी तौर पर समझे कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अकल कुछ और कह रही थी। वो भी अंदर जा फंसा तो बाहर किसी को मालूम नहीं हो सकेगा कि वो किस चक्कर में फंस गए हैं। वही सारा का बाहर की दुनिया से वाहिद राब्ता रह गया था। सारा की सलामती के लिए उससे अपनी सलामती भी ज़रूरी थी। इसे सारा की हदायत याद आई। अब उसके पास इस हदायत पर अमल करने के सिवा कोई चारा मौजूद नहीं था। उसने कार स्टार्ट की और वापस हो गया। होटल पहुंचकर उसने दरबान को गाड़ी का ख्याल रखने को कहा और ख़ुद लॉबी में दाखिल हो गया। वह अहमद से मुतल्लिक मालूम करने के लिए इस्तकबालिया की तरफ बढ़ रहा था कि टोवा उसकी तरफ चली आई। टोवा, तुम क्या सूरत हाल है निकोलस? टोवा ने पूछा। बहुत खौफनाक है। मुझे फ़ौरन जहाँ से बात करनी है। हमें पुलिस से रब्ता करना होगा, कैर खौफ ने कहा। टोवा ने गौर से इसके चेहरे को देखा और फिर इसका हाथ थामते हुए बोली, मैं यहाँ एक ऐसे शख्स से मिलने वाली हूँ जिसकी पुलिस में खासी जान पहचान है। आओ वहाँ बैठकर बताता हूँ कि क्या हुआ है। टोवा, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकता, कैर खौफ ने एहतजाज किया। तुम समझ नहीं रही हो। सूरत हाल बहुत संगीन है। प्लीज़ निकोलस, तुम आओ तो मेरे साथ। कैर खौफ हिचकिचाते हुए इसके साथ चल दिया। वो बार में चले गए जो बिल्कुल खाली था। अचानक एक तारीक गोशे से कैर खौफ को एक शख्स उठता हुआ नजर आया। टोवा कैर खौफ को इसी तरफ ले गई। निकोलस, शाइम गोल्डिंग से मिलो, मेरा बर्लिन का दोस्त है, टोवा ने तारुफ कराया। और शाइम, यह है निकोलस कैर खौफ, हेरिटेज म्यूजियम के क्यूरेटर। मैंने तुम्हें इनके मुतालिक बताया था, ये भी हिटलर के शिकारी हैं। कैर खौफ ने शाइम गोल्डिंग से बेदिली से हाथ मिलाया और फिर टोवा की तरफ मुड़ा। सुनो टोवा, मेरे पास वाकई वक्त नहीं है, इनसे मैं फिर भी मिल लूँगा। सारा गायब हो गई है, वो ख़तरे में है। मुझे जहाज से और पुलिस से रब्ता करना है। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसने गोल्डिंग से माजरत तलब नज़रों से देखा। फिर मिलेंगे मिस्टर गोल्डिंग। टोवा ने फिर इसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस की तुम फिक्र ना करो, मिस्टर गोल्डिंग की पुलिस तक भी रसाई है। प्लीज़ बैठ जाओ। लेकिन बैठ जाओ निकोलस। इस बार टोवा के लहजे में इस बार टोवा ने हुक्माना लहजे में ये कहा, तुम शाइम गोल्डिंग के सामने अभी बात कर सकते हो। इसने गोल्डिंग की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इसने इस बात में सर हिलाया। टोवा फिर कैर खौफ की तरफ मुतवज्जा हुई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शाइम बर्लिन पुलिस से ज़्यादा हमारे काम आ सकता है। फिर इसने सर गोशी में कैर खौफ से कहा, शाइम और मैं, हम दोनों मोसाद से ताल्लुक़ रखते हैं। कैर खौफ खिलकर रह गया। मोसाद, इसराइली इंटेलिजेंस। यह दुरुस्त है कि मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन ये कवर भी है मेरा। शाइम गोल्डिंग मेरे पास है, बर्लिन में मोसाद के चीफ। अब कैर खौफ सोचने समझने के काबिल हो चुका था। वह इब्तदाई शौक से संभल चुका था। ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस की मदद। पुलिस को भूल जाओ, टोवा ने इसकी बात काट दी। हम बर्लिन पुलिस के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतबार हैं। अब हमें बताओ कि सारा के साथ क्या वाक़या पेश आया। मैं नहीं समझता कि निकोलस, वक्त ज़ाया मत करो। कैर खौफ ने इसे सब कुछ सुना दिया और अब मुझे जा को मतला करना और पुलिस से मदद तलब करनी है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, टोवा ने कहा। इन्हें तो कुछ बताना भी नहीं। कैर खौफ की समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम और सारा तो एवलिन के पीछे चले गए थे। मैंने टैक्सी रोकी और वुल्फ गैंग के ताकुब में चल दी, और जानते हो इसके ताकुब में मैं कहाँ पहुँची? पुलिस हेडक्वार्टर। इसका मतलब समझते हो तुम? हेडक्वार्टर, जहाँ बर्लिन पुलिस के चीफ का दफ्तर है। हाँ, और फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं पुलिस चीफ वुल्फ गैंग श्मिट का ताकुब कर रही थी। समझ रहे हो? पुलिस चीफ वुल्फ गैंग श्मिट एवलिन का दोस्त है और एवलिन क्लारा से ताल्लुक़ रखती है, और क्लारा वो औरत है जिसके पास हिटलर की वो पेंटिंग थी। ये बहुत मशकूक किस्म की तकून है, और जानते हो मैंने इस दौरान वुल्फ गैंग श्मिट के मुतालिक बहुत कुछ मालूम किया। वो सब कुछ मैं शाइम गोल्डिंग को बता चुकी हूँ। अब शाइम गोल्डिंग ने लबकुशाई की। वो आगे होकर बैठ गया। श्मिट को बर्लिन पुलिस में मुलाजमत मिली और वह इस मुकाम तक पहुंचा है तो सिर्फ इसलिए कि इसका रिकॉर्ड बेहद शानदार था। इसके पास सबूत था कि वह हिटलर का दुश्मन रहा है। काउंट वान स्टॉफनबर्ग ने 44 में हिटलर को कत्ल करने की जो साजिश की थी वो इसमें शरीक था। इस साजिश के बारे में तो तुम्हें मालूम होगा, किताबों में पढ़ा था इसके मुतल्लिक, कैर खौफ ने कहा। काउंट वान स्टॉफनबर्ग एक नवाब और शायर था। हिटलर का मातहत अफसर भी था। वो अंदर ही अंदर हिटलर का मुखालिफ था, क्योंकि हिटलर ताकत और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता था। इसके और साथी भी बड़े ओहदों पर मौजूद थे। वो लोग हिटलर को रास्ते से हटाना चाहते थे। इस सिलसिले में 6 कोशिशें की गई।
जो यहाँ तो ड्रॉप करनी पड़ी या नाकाम हो गई। रूस को तस्खीर करने की तबाहकुन कोशिश के बाद वान स्टॉफनबर्ग ने फैसला कर लिया कि अब हिटलर से पीछा छुड़ाना ज़रूरी हो गया है। जब इसे दूसरे 2 दर्जन अफसरान के साथ रेस्टनबर्ग के इजलास में बुलाया गया तो अपने ब्रीफ केस में 4 पाउंड के टाइम बम रख कर लेके गया। इसने अपना ब्रीफ केस कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे एक पिलर से टिका कर रख दिया। बम बटने में 7 मिनट थे कि वो एक ज़रूरी फ़ोन करने के बहाने कॉन्फ्रेंस रूम से निकल आया। इसी दौरान कर्नल हैंस का पाँव उस ब्रीफ केस से टकराया तो उसने उसे हटाया, यानी ब्रीफ केस हिटलर से दूर हो गया। बम फटा तो 4 अफराद हलाक हुए, लेकिन हिटलर को मामूली जख्म आए। इधर स्टॉफनबर्ग इस यकीन के साथ बर्लिन पहुंच गया कि हिटलर मर चुका है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अहकामात जारी करना शुरू कर दिए। बहरकैफ हिटलर जिंदा था, वो सब पकड़े गए। इस सिलसिले में 7,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 2,000 को सजाए मौत दी गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक चंद साजिशी बच निकले, इनमें वुल्फगैंग श्मिट भी था। यूँ वो हीरो बन गया और आज वो चीफ ऑफ पुलिस है। रिकॉर्ड तो बेहद मुतासिर कुन है कैरखोफ का, बस एक कमी है, पूरा रिकॉर्ड जाली है। जाली? वुल्फगैंग श्मिट इब्तिदा ही से सच्चा नाजी था, वो आज भी है। वो हिटलर के पसंदीदा तरीन पुलिस गार्ड में से एक था, यहाँ तक कि हिटलर ने ईवा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इसे ही सौंपी थी। जंग ख़त्म होने वाली थी कि हिटलर ने इसके लिए ख़ास तौर पर से कागजात तैयार कराए। इनमें स्टॉफनबर्ग का दस्तखत करदा सर्टिफिकेट भी था, जिसके मुताबिक वुल्फगैंग हिटलर के मुखालिफ ग्रुप का फाल्ट कारकुन था। वो हिटलर की तरफ से इसके लिए अलविदाई तोहफा था। यूँ वुल्फगैंग ने एक नया रूप धार लिया। अगर तुम ये सब जानते थे तो हमने इसे बेनकाब क्यों नहीं किया, यही पूछना चाहते हो ना? ये मालूमात तो हमें आज हासिल हुई हैं। असल बात यह है कि मिस्टर कैरखॉफ के आप किसी भी मामले में बर्लिन पुलिस पर एतबार नहीं कर सकते, इसलिए कि मामला वुल्फगैंग के इल्म में ज़रूर आएगा और इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन कैरखॉफ गड़बड़ आया हुआ था। हमें मिस्टर रहमान को जल्द अज जल्द तलाश करना है, लेकिन बस हमें, पुलिस को नहीं। मुसादा आप लोगों से भरपूर तावन करेगी। हम यहाँ खुलकर काम नहीं करते, लेकिन ताकतवर भी हैं और हर एतबार से लैस भी। हम अब से कैफ़े वुल्फ को घेरे में लिए रहेंगे और हर लम्हे इस पर नज़र रखेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? कैरखॉफ अब भी परेशान था। आप और टोवा सबसे पहले मिस्टर जा से रब्ता करें। मिस्टर जा को टोवा ने अभी कुछ देर पहले देखा था। मिस्टर जा जो फैसला करें टोवा हम तक पहुंचाएंगी। ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने तौर पर कोई कदम उठाने के मुतालिक सोचेंगे। काम आसान नहीं, इसलिए कि चीफ ऑफ पुलिस दुश्मनों का खलीफ है। अब आप जाएं, हमें तेज़ी दिखानी है। मिस्टर रहमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। टोवा और कैरखॉफ उठे। शाइम गोल्डिंग भी उठ खड़ा हुआ। एक बात और मिस्टर कैरखॉफ, उसने कहा, एक दिलचस्प बात कैफ़े वुल्फ के बारे में। जब ईवा ब्राउन पहली बार फोटोग्राफी की दुकान में हिटलर से मिली तो हिटलर ने इसे अपना नाम मिस्टर वुल्फ बताया था। फेवरर बंकर में एंड्रियो ओबरसार्ड को उम्मीद थी कि इसका नाइट स्टाफ रात होने से पहले ही इमरजेंसी डोर तक पहुंच जाएगा। अहमद जा होटल वापस आ गया था और सारा का मुंतजिर था। वो मेज़ पर फेवरर बंकर का नक्शा फैलाए गौर फिक्र में मसरूफ़ था। वो कुछ अहम नताइज पर पहुंचने में कामयाब हो गया था। इसने एक बात पूछने के लिए जेडलर को भी फ़ोन किया था। दरवाजे की घंटी बजी तो बड़े शौक से उठा। वो अपने जहन का बोझ सारा के सामने हल्का करना चाहता था। उसने सोचा था कि अब वो सारा को लेकर बंकर जाएगा। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अपनी मायूसी ना छुपा सका। इसके सामने टोवा और कैरखॉफ खड़े थे। हेलो, मुझे तो सारा की आमद की तवक्को हो। हम सारा ही के मुतालिक बात करने आए हैं, कैरखॉफ ने कहा। अहमद इन्हें अंदर ले गया। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। दोनों ही इससे नज़रें चुरा रहे थे। क्या बात है, सारा ठीक तो है? अहमद जाने पुरतशवीश लहजे में पूछा। कैरखॉफ ने इसे तफसील सुना दी। अहमद का रंग पीला पड़ गया, ताहम वो पुरसकून था। निकोलस, तुमने कैफ़े में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने सब कुछ सुनने के बाद पूछा। मैंने सोचा था, लेकिन यह बेहतर था कि मैं तुम्हें मुतला कर दूं। मैं अभी चला जाता तो तुम लोगों को कुछ पता ही ना चलता। सारा ने बड़ी हिमाकत की। उसने ज़िद की थी अकेले जाने की, और उसने मुझसे कहा था कि कैफ़े बंद होने के बावजूद वो ना आए तो मैं तुम्हें मुतला कर दूं। हमें फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। अहमद ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ठहरो अहमद, अब मेरी भी सुन लो, टोवा ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद अहमद झुंझला गया। और मुझे देखो, मैं इससे सारा के लिए तहफ़्फ़ुज़ तलब करने गया था। वो घुराया। तो अब हम क्या करेंगे? इसे मुसाद के मुतालिक बताया गया तो इसका मुंह बन गया, लेकिन फ़ौरन ही इसे एहसास हो गया कि इस वक्त इसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन इन्हें समझा दो कि डायरेक्ट एक्शन ना लें। इसने टोवा से कहा, पुलिस को मुदाखलत का मौका मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मुझे एक और ख्याल आया है।
वो तेज़ी से घुमा और मेज़ पर फैले हुए फेवरेट बंकर के नक्शे को देखने लगा। इस नक्शे में एक अजीब बात है जो किसी भी आर्किटेक्ट को बासानी नज़र आ सकती है। मैंने इस सिलसिले में ज़ैडलर से बात की। उसके ख्याल में भी ये गलत था, लेकिन हिटलर ने उस पर इसरार किया था, चुनाचे उसे तमीर करना पड़ा। अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो इससे मुझे 7वें बंकर की लोकेशन का पता चल सकता है। कौन सा 7वां बंकर? कैरखौफ के लहजे में उलझन थी। ये अहमद ने फेवरेट बंकर का नक्शा उठाकर इसके नीचे मौजूद नक्शा दिखाया। ये वो ज़ेर ज़मीन बंकर है जो अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये कहाँ हो सकता है। इसका इन्हसार इस पर है कि फेवरेट बंकर में खुदाई के बाद क्या सामने आता है। तुम्हें तवक्को है कि तुम फेवरेट बंकर में उतरोगे? टोवा के लहजे में हैरत थी। अहमद जहाँ अपनी जैकेट पहन रहा था। आज रात इंशाल्लाह। मैं जिस वक्त तक वहाँ पहुँचूंगा रास्ता बन चुका होगा। तुम्हारे ख्याल में वो अब भी मौजूद है? मेरा मतलब है फेवरेट बंकर, कैरखौफ ने पूछा। क्यों नहीं? इसे बहुत गहराई में तमीर किया गया था और तमीर में लोहा मिले कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। रूसियों के बलडोज़र तो इसे खराश भी नहीं लगा सके। कम से कम निचले बंकर में, और निचला बंकर वो मुकाम है जहां हिटलर रहता था। तुम अकेले नहीं जा सकते, टोवा ने इख्तिजाज किया। क्यों ना मैं? मेरे पास परमिट है, तुम्हारे पास नहीं। अहमद ने खुश्क लहजे में कहा। तुम और निकोलस यहीं रहो और गोल्डिंग से रब्ता रखो। मुझे ज़रूरत हुई तो तुम्हें बता दूंगा। मशरकी जर्मनी के सिक्योरिटी जोन में वो टीला जिसके नीचे फेवरेट बंकर दफन था, तरीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ टीले की मगरबी साइड रोशन थी क्योंकि वहाँ 3 बड़ी स्पॉट जगमगा रही थी। रोशनी के दायरे के किनारे एंड्रियो ओबरसाट गर्द आलूद और कीचड़ में सने बूट पहने नाइट शिफ्ट वालों को इस घड़े की सफाई करते देख रहा था जो टीले के पहलू में खोदा गया था। मट्टी पत्थर निकालकर बाहर ढेर किए जा रहे थे। ये वो वक्त था जब अहमद जा वहाँ पहुँचा। ऊबर साड़ी से देखकर मुस्कुराया और चहकते हुए बोला, मिस्टर जा, काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बात बन ही गई है। ग्राउंड लेवल से इमरजेंसी डोर के लिए खुदाई सूदमंद साबित हुई। ऊपर पहले मैंने खुद झांक कर देखा था। नीचे का बंकर ठीक ठाक है, कंक्रीट की छत ने इसे महफूज रखा है। सीढ़ियाँ भी ठीक ठाक हैं। ऊपर के चंद कदमचे टूटे हैं, बाकी जीने यकीनी तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। आप सुबह तक इंतज़ार करेंगे ना? नहीं एंड्रियो, मैं फौरी तौर पर नीचे जाना चाहता हूँ। इस अंधेरे में बतीसी और नक्शीन पत्थर को तलाश करना बहुत दुश्वार है, ऊबर साठ ने कहा। आज रात मुझे इन दोनों चीज़ों की नहीं, इनसे बहुत बड़ी चीज़ों की तलाश है। ऊबर साठ ने कंधे झटक दिए। जैसे आपकी मर्ज़ी। मेरे ख्याल में वन की रोशनी में ये काम आसान रहता है। और बहरहाल आप कब शुरू करना चाहते हैं? इसी लम्हे, अहमद जा ने जवाब दिया। अगर मैं आपके साथ चलूँ तो आपको कोई इतराज़ होगा? नहीं, ऑपरेशन के पहले मरहले में तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कारआमद साबित होगी। मुझे तुम्हारी मदद मिल सकती है, और अगर मुझे मतलूबा चीज़ मिल गई तो मेरा अकेले नीचे रहना बेहतर रहेगा। मेरी बैटरी की लालटेनें लेनी होंगी, 2 लाइटें और एक चीज़ और, कोई ऐसा औजार जो कंक्रीट को काट सके। एक बैटरी से चलने वाली आरी है मेरे पास। अहमद चंद लम्हे सोचता रहा। वो भी ले लो, और एक बड़ा हथौड़ा और छेनी भी। ऊबर साढ़े एक तरफ चला गया। अहमद सरहद ज़्यादा इस घड़े को देखता रहा। स्पॉटलाइट्स ने इसे किसी हद तक रोशन कर दिया था। अहमद ने एक तरफ हटकर पुराने इमरजेंसी डोर की पोजीशन देखी और इसका जायज़ा लिया। फिर वो घड़े में उतर गया, मट्टी निकालते हुए हाँफते मजदूरों के दरमियान। इसे बताया गया कि दरवाजे के साथ एक पेश दालान था जो जीने के बाद बाहरी हिस्से में था, मगर अब इसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। इम्तदाद ज़माना ने इसे मिटा डाला था। कंक्रीट का जीना धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कदमचों पर मिट्टी का ढेर था। ऊपरी सीढ़ियाँ टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। नीचे गहरी तरीकी थी। अचानक अकब से तेज रोशनी आई। उसने पलटकर देखा, वो ऊपर साठ था। इसके हाथ में 2 बरकी लाइटें थीं। इसने एक लाइट इसे थमाई और फिर ऊपर खड़े अपने आदमी से कैनवस का एक थैला लिया जिसमें मतलूबा औजार थे। मैं तो तैयार हूँ, एंड्रियो बसाट ने कहा। बस तो चलो, ज़रा एहतियात से। अहमद जा आगे था। इसने दीवार पर हाथ रखते हुए बड़ी एहतियात से पहली शिकस्ता सीढ़ी पर कदम रखा, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ये तीनों कदमचे जुज़वी तौर पर टूटे हुए थे, लेकिन इसके बाद इसके कदमचे ठीक ठाक थे। लाइटें आगे को किए वो उतरता रहा। कदमों की छाप बता रही थी कि एंड्रियो बरसाट पीछे आ रहा है। वो नीचे उतरते गए। 44 कदमचे। अहमद को इनकी तादाद याद थी। 44 के बाद फेवरेट बंकर के निचले लेवल का फर्श था। ज़मीन से 55 फीट नीचे इस गुलाम गर्दिश में बड़ी घुटन थी। सांस लेना भी एक मुश्किल काम था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो गिरद उठी। वो खांसने पर मजबूर हो गया।
आप ठीक तो हैं ना? एंड्रयू ओबरसार्ड की आवाज़ गूंजी, फिर बाज गश्त उभरी। ठीक हूँ, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन सी जगह है। इसे इस निचले बंकर का डिज़ाइन याद था। 45 फुट आगे 18 घुटे घुटे कमरे थे। नीचे वाली ये 9 फुट चौड़ी राहदारी इनकी तरफ जाती थी। ये मरकज़ में थी। इस वक्त उसके जहन पर सैरा की फ़िक्र सवार थी, लिहाजा उसे सिर्फ 6 कमरों में दिलचस्पी थी। हिटलर और ईवा का प्राइवेट स्वीट, लेकिन नहीं, दर हकीकत उसे सिर्फ 2 कमरों में दिलचस्पी थी, हिटलर की नशिस्त और इसके ज़ाती बेडरूम में। अहमद ने लैंप ऊंचा किया और वहाँ की हालत देखने समझने की कोशिश की। निचला बंकर सही सलामत था, लेकिन बहुत बुरे हाल में था। छत और दीवारें गर्द और वक्त से स्याह हो चुकी थीं। जा बजा मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। यहाँ वहाँ सामने दूर तक गंदे लेकिन बहुत छोटे अनगिनत तालाब थे। कीचड़ और अकाई भी थी। बहुत एहतियात से चंद गज आगे जाने के बाद अहमद ने पुकारा, दरवाज़ा यहीं दाहिनी जानिब होना चाहिए। ठहरो, मैं देखता हूँ। फिर दरवाज़ा इसे नज़र आ गया। वो छोटी सी कोठरी लग रही थी, लेकिन कभी वो वेटिंग रूम रहा होगा। स्टील का फायर प्रूफ दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जो हिटलर के लॉन्ग रूम में खुलता था। वो दरवाजे का हैंडल मौजूद था, लेकिन इसे बुरी तरह जंग लगा हुआ था। अहमद ने दिल में ही ख्वाहिश की कि काश वो अब भी काबिल इस्तेमाल हो, ताकि दरवाज़ा खुल सके। लाइटों को इख्तियार से थामते हुए इसने दूसरे हाथ से दरवाजे का हैंडल खोला। वो बेहद सर्द था। इसने गिरफ्त मजबूत करके इसे घुमाया। हल्की सी खड़खड़ाहट और फिर बिलाखिर लॉक खुल गया। अहमद ने कंधे से दरवाजे पर दबाव डाला, लेकिन दर हकीकत डालने की ज़रूरत नहीं थी। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। वो कई लम्हे साकित और सामत खड़ा रहा, जैसे हाल से माजी में कदम रखते हुए हिचकिचा रहा। फिर उसने तरीकी की तरफ कदम बढ़ाया। इसने लैंप को घुमाया। रोशनी में वो स्याह डब्बा बड़ा होता गया। फिर ऊपर साठ उसके लैंप की रोशनी ने उसे और बढ़ा दिया। 15 ज़रब 10 फुट का वो कमरा इसके 12 तस्वुर में देखा था, इसीलिए अब इसका जहन इसे कबूल नहीं कर रहा था। वहाँ एक साइड में एक डेस्क होनी चाहिए थी, डेस्क जिस पर हिटलर की माँ की फ्रेमशुदा तस्वीर थी। कालीन पर 3 पुरानी कुर्सियाँ और गोल मेज़ और खून के धब्बों वाला नीला सोफ़ा, जिस पर हिटलर और इसकी दुल्हन ईवा मरने के बाद ढेर हुए थे। लेकिन फिर हकीकत तस्वुर पर गालिब आ गई। अहमद को एहसास हुआ कि वो 40 साल पहले की बात थी, और अब वो आज हाल के इस पल में खड़ा है। रूसियों ने वहाँ भी नहीं छोड़ा था। वो लुटेरे साबित हुए थे, घटिया और छिछोरे। जहाँ तक लैंप की रोशनी जा रही थी, अहमद वहाँ तक देखता रहा। कलीन फट और गल सड़ गया था। 3 कुर्सियों में से 2 गायब थी और तीसरी बुरी तरह टूटी हुई थी। गोल मेज़ भी नदारत था। माजी की निशानियों में बस हिटलर की मेज़ और एक गंदा सोफ़ा बचा था। मेज़ की टेक दीवार से टिकी हुई थी और सोफ़ा दूसरी दीवार से। लेकिन अहमद जा को किसी और चीज़ की तलाश थी। अपनी टॉर्च का रुख मेज़ की तरफ करो, इसने एंड्रयू ओबरसार्ड को हुक्म दिया। फिर आगे बढ़ा। उसने मेज़ को घसीट के कंक्रीट की दीवार से दूर हटाया। फिर वह दीवार को देखता रहा। अचानक उसने घुटनों के बल बैठकर दीवार पर हाथ फेर कर महसूस किया। दीवार गंदी सी है, लेकिन हमवार थी। खड़े हुए इसने पुरसार लहजे में कहा, नहीं, यहाँ नहीं है, साथ वाले कमरे में चलो। वो शायद हिटलर का प्राइवेट बेडरूम है। बेडरूम का दरवाज़ा लकड़ी का था और बुरी तरह फंसा हुआ था। अहमद ने कई बार जोर लगाया और धड़ से खुला। फौरन ही गर्द का बादल उठा। अहमद ने नाक और मुंह पर हाथ रख लिया और गर्द घटने का इंतजार करने लगा। फिर वो बेडरूम में दाखिल हुआ। ऊपर साठ इसके पीछे था। ये कमरा नशिस्त गाह के मुकाबले में छोटा था। इसमें फौजी अंदाज का एक सिग्नल था। इसमें अब फ्रेम के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। इसके साथ कभी एक नाइट स्विच और लैंप रहा होगा, मगर अब वो दोनों चीज़ें गायब थी। बेड के अलावा 4 दरवाज़ों वाला ब्योरा था और कुछ भी नहीं था। ब्यूरो भी शायद बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से बच गया था। वो दीवार के साथ खड़ा था। अहमद जान ने बेडरूम की छत और दीवारों का मायना किया। वो कंक्रीट की थी। इनमें दरारें पड़ी हुई थी। अजीब बात है, कंक्रीट एक ही तरह का है, लेकिन इस जगह पे कोई दरार नहीं है, जबकि यहाँ दरारें ही दरारें हैं। ऊपर साइड लैंप की रोशनी में एक ऐसी ही दर्ज का जायज़ा ले रहा था। खैरत है, चटकना तो नहीं चाहिए था, वो बोला। इसने एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और दर्ज में डालकर घुमाया। मैं नहीं समझता कि दरारें कुदरती तौर पर पड़ी हैं, वो बोला। मेरे ख्याल में खुद डाली गई हैं। कैमोफ्लाज, अहमद ने कहा। मैं समझा नहीं। असल चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए अभी देख लेना, वो बोला। ज़रा ये ब्यूरो हटाने में मेरी मदद करो। दोनों ने लैंप नीचे रखा और साइडों से जोर लगाकर ब्यूरो को दीवार से हटाया। इसे कमरे के वस्त में ले चलो, अहमद ने फरमाइश की। हाँ ठीक है, अब ज़रा रोशनी दीवार पर डालो, यहाँ जहाँ यह ब्यूरो रखा था। अहमद फिर घुटनों के बल बैठ गया। वो दीवार के इस हिस्से को बहुत गौर से देख रहा था, जो
ब्यूरो के पीछे छुपा रहा था। इसने दीवार के चारों हिस्सों को अंगूठों से सहलाया। हाँ, मेरा शक दुरुस्त था। एंड्रियो, ज़रा मुझे स्क्रू ड्राइवर देना। ऊबर साठ ने से स्क्रू ड्राइवर दिया। अहमद ने स्क्रू ड्राइवर से इस आउटलाइन को कुरेदा जिसे इसने अंगूठे से टटोला था। जल्द ही वो आउटलाइन पूरी तरह वाज़ेह होगी। 4 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा एक चौकोर पैनल था। अहमद जा उठ खड़ा हुआ। इसी की तलाश थी मुझे। ये है क्या भला? एंड्रियो परेशान हुआ। मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं किसी भी इमारत में इस तरह की खिड़की से कमरे का तस्वर नहीं कर सकता। हाँ, अंदर किसी इजाफी दरवाजे का खटका मौजूद हो तो और बात है, लेकिन एमरजेंसी डोर तो मौजूद है जिससे हम अंदर आए। नहीं, मैं प्राइवेट दरवाजे की बात कर रहा हूँ। वो फेवरेट बंकर के नक्शे में कहीं नहीं है। मेरे लिए बात नाकाबिले यकीन थी। मैंने सोचा दरवाजे का इजाफा बाद में किया होगा। हिटलर ने खुद करवाया होगा। खुफिया दरवाज़ा हिटलर के अपने लिए। आपके ख्याल में खुफिया दरवाज़ा है? ऊबर साठ के लहजे में बेयकीनी थी। मेरा तो यही ख्याल है। लेकिन क्यों? आपका मतलब है जहरीली गैस के हमले की सूरत में? इसके अलावा भी एक ज़रूरत थी, हिटलर के किसी की नज़रों में आए बगैर फ़रार होने के लिए। आपका मतलब है कि अभी पता चल जाएगा। औजार निकालो और इस आउटलाइन पर बरकी आरी से हमला करो। मुझे तवक्का है कि एक सलीब है जो सफाई से निकल आएगी। अभी लें। ऊबर सार ने पुरजोश लहजे में कहा और कैनवस के थैले से औजार निकालने लगा। चंद लम्हे बाद वो घुटनों के बल झुका काम शुरू करने वाला था कि अहमद ने कहा, ज़्यादा शोर तो नहीं होगा? शोर तो ज़्यादा होगा लेकिन काम जल्दी हो जाएगा। ऊबर सार ने जवाब दिया, अगर ये सिर्फ सलीब है तो मेरा वास्ता कंक्रीट से नहीं पड़ेगा और आवाज़ भी ज़्यादा नहीं होगी। वो कहते कहते रुका। और शोर से फ़र्क भी क्या पड़ेगा? यह खुफिया दरवाज़ा फ़रार होने के लिए ही तो था। फिर भी कौन जाने दूसरी तरफ क्या हो? अहमद ने कहा। क्या हो सकता है? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। ऊबर साठ ने आरी का ट्रिगर दबाया। हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ उभरी, मगर आरी की दीवार से लगते ही आवाज़ बढ़ गई। अहमद अपना लैंप ऊंचा किए खड़ा था ताकि ऊबर साठ को दिक्कत ना हो। आरी की कारकर्दगी देखकर उसे हैरत हो रही थी। वो आउटलाइन को यूं काट रही थी जैसे वो कोई केक हो। 10 मिनट बाद ऊबर साठ ने हाथ रोका और आरी को बंद करके नीचे रख दिया। आपका अंदाज़ा दुरुस्त था, यह सलीब ही है। इसने दोनों अंगूठों को सलीब के स्लाइडों में फंसाया और आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। आप भी आ जाएं, इसने अहमद से कहा। यह ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पाउंड वजनी होगी। दोनों एक एक साइड से जोर लगाते रहे। ज़रा देर बाद उन्होंने सलीब निकाल ली और इसे दीवार से टिका कर रख दिया। इसे तारों और सीमेंट की मदद से दीवार में जोड़ा गया है, ऊबर साठ ने कहा। अहमद ने लालटेन उठाई और घुटनों के बल बैठते हुए दूसरी तरफ झांका। फिर वो पीछे लौट आया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक, इसने कहा। दूसरी तरफ सुरंग है, वैसी ही सुरंग जैसे स्पीयर ने नई चांसलरी से पुरानी चांसलरी तक बनाई थी। मुझे शक है यह सुरंग स्पीयर ने नहीं, कैदी बेगारियों ने बनाई होगी। अब क्या करें? ऊबर साठ ने पूछा। अब हम जुदा हो जाएंगे। मैं सुरंग में जाऊंगा, मुमकिन है किसी से मुलाकात हो जाए। ये इम्कान तो मुझे साथ लेकर चलें। नहीं एंड्रियो, यह खामोशी वाला काम है और एक आदमी ज़्यादा खामोशी से काम कर सकता है। इस मामले में 2 आदमी हजूम कहलाते हैं। इसने ऊबर साठ की तरफ हाथ बढ़ाया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम अब ऊपर जाओ। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पुकार लूँगा। ओके बॉस। एक लैंप मेरे पास रहेगा और हाँ, छेनी हथौड़ा भी मुझे दे दो। दोनों चीज़ें थैले में रखी थीं। ऊबर साठ ने कहा। जाते जाते इसने पलट कर देखा। गुड लक मिस्टर जा। अहमद ने हथौड़ा और छेनी कोट की जेब में रखी और दीवार के उस चौकोर खला का जायज़ा लेने लगा। अब इसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि हिटलर और रीवा इस रास्ते से फरार हुए थे। अब वफादारों की मदद से उन्होंने सलीब दोबारा लगा दी होगी। शहर के नीचे हिटलर की वो पनाहगाह कहाँ थी? अहमद का ख्याल था कि इसे मालूम है। इसे यकीन था कि इस वक्त सारा वहीं होगी और यकीनन अकेली भी नहीं होगी। बड़ी एहतियात से लालटेन थामे हुए अहमद दीवार के उस खला में उतर गया। सुरंग में उतर कर वह सीधा खड़ा हुआ। सुरंग इतनी ऊंची थी कि इसके खड़े होने के बाद छत कम से कम 4 इंच ऊपर थी। लैंप की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी उससे आगे अंधेरा था। अहमद ने अपनी घड़ी के चमकते डायल को देखा, फिर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। इसके रबर सोल वाले जूते आहट पैदा नहीं कर रहे थे। सुरंग काफ़ी तवील और साफ़ सुथरी थी। वहाँ ना मिट्टी थी ना मकड़ी के जाले, हर तरफ कंक्रीट था और तरीकी। वो बढ़ता रहा। उसने घड़ी से चेक किया। उसे चलते हुए 25 मिनट हो चुके थे। कम अज़ कम 1000 गज का फासला वो तय कर चुका था। वो सोचने लगा, वो और कितना आगे जाना होगा। इसी लम्हे रोशनी एक बंद सिरे से टकराई। सुरंग के दूसरे सिरे को कंक्रीट की ठोस दीवार ब्लॉक कर रही थी, मगर पिछले तजर्बे की रोशनी में वो कह सकता था कि वो खालिस कंक्रीट की दीवार नहीं हो सकती। वो भी सलीब ही रही होगी। यह अलग बात है कि बाद में से सीमेंट से पक्का कर दिया होगा। वो कुछ देर दीवार को टटोलता रहा। बिल आखिर इसके अंदाजे की तायद होगी। इसने लालटेन नीचे रखी और झुककर दीवार को टटोलने लगा।
1 मिनट में इसे एहसास हो गया कि स्लीब इस तरफ वाली दीवार से छोटी है और बगैर सीमट के लगाई गई है। इसने स्लीब से छेनी और हथौड़ा निकाला और हत्तुल इम्कान खामोशी से काम शुरू किया। वो स्लीब मोटाई में भी कम थी, बआसानी निकल आई। उसने इसे आहिस्तगी से सुरंग के फर्श पर रखा। सुराख इस तरफ वाले दहाने की निस्बत छोटा था, लेकिन इतना था कि वो बआसानी दूसरी तरफ जा सकता था और दूसरी तरफ उसे धुंधलाई हुई सी रोशनी नजर आ रही थी। इसने लालटेन को ऑफ करके सुरंग की दीवार से मिलाकर रख दिया। फिर वह रेंगता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा। चंद गज आगे उसे लकड़ी का एक पार्टीशन नजर आया। इसमें दरवाज़ा भी था। इसकी दर्जों से रोशनी नजर आ रही थी। वो बहुत आहिस्तगी से उठ खड़ा हो गया। उसका दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़क रहा था। वो दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसमें लॉक नहीं था। इसने हैंडल घुमाया और दरवाजे को चंद इंच पीछे की तरफ खींचा। अचानक इसे एहसास हुआ कि वो एक तरह का मेज़ानाइन फ्लोर है। सामने सीढ़ियाँ भी बनी थी। अगले ही लम्हे उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या दरियाफ्त किया है। 7वां बंकर। वो 7वां बंकर था। वो ताजुब से देखता रहा। हिटलर की पनाहगाह बर्लिन के कल में ज़मीन के नीचे 40 साल पोशीदा रही और किसी को यह ख्याल भी नहीं आया। शहर के नीचे एक कोट शहर। इसकी नज़रें देखती टटोलती रहीं। फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि इस खुफिया बंकर के ऊपर वो अकेला नहीं है। एक नाजी पहरेदार की पुश्त इसके सामने थी। वो ग्रे यूनिफॉर्म में था। स्वास्तिका के निशान का बैंड इसके बाजू के गिर्द लिपटा था। एक हाथ मशीन गन को सहारा दिए हुए था। कमर से बंदी बेल्ट से होल्स्टर बंधा था। पोजीशन से अंदाज़ा होता था कि फौजी की ठोड़ी इसके सीने से टिकी हुई है। वो खराटे भी ले रहा था। इसका इत्मीनान से सोना इस अमर की दलील था कि इसे यकीन है कि रस्मी ड्यूटी है। इस तरफ से ना कभी कोई आया है ना आएगा, लेकिन आने वाला आ गया था। अहमद जानता था कि अब इसे क्या करना है। सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इसके सामने कई रास्ते नहीं थे, सिर्फ एक रास्ता था। इसने जेब से हथौड़ा निकाला और बड़ी आहिस्तगी से जर्मन सिपाही के सर पर जा पहुंचा। इसने अब नीचे बंकर में देखा। वहां कोई नहीं था। इसने हथौड़ा बुलंद किया, निशाना लिया। हथौड़ा नीचे आया और पूरी कुव्वत से जर्मन सिपाही की खोपड़ी की जड़ में लगा। बगैर कोई आवाज़ निकाले सिपाही एक तरफ लुढ़क गया। इसके सब मशीन गन नीचे गिरने लगी। अहमद नहीं चाहता था कि कोई आवाज़ हो। इसने गन को रास्ते ही में दबोच लिया। इसने एक नज़र नीचे डाली और मुतमईन हो गया। वहाँ अब भी कोई नज़र नहीं आया था। अहमद जानता था कि इसका हर लम्हा कीमती है। वह इस वक्त जदीद दौर के बेरहम कातलों की कमीन गाह में था। इसे हर एतबार से तैयार रहना था। इसने हथौड़ा थैले में रखा और गन हाथ में लिए बेहोश जर्मन को घसीटते हुए पीछे तरफ ले जाने लगा। दरवाजे के पास फर्श पर लटाकर इसने जर्मन सिपाही को गौर से देखा। सिपाही का कद उससे ज़रा कम सा था, लेकिन जिसामत बिल्कुल उस जैसी थी। काम चल सकता था। इसके बाद इसका मरहला अहमद के लिए जाना पहचाना था। वियतनाम में वो एक वियतकॉन्ग गुरिल्ले के साथ भी यही कर चुका था। इसने बेहोश जर्मन के कपड़े, उसकी बेल्ट और उसका होल्स्टर उतार के दीवार के साथ रखे। फिर उसने इसे छुपाने की कोई जगह तलाश की। वहाँ दीवार में एक बड़ी अलमारी नजर आई। उसने अलमारी खोली। वो काफ़ी कुशादा थी। इसने जैसे तैसे जर्मन सिपाही को इसमें ठूंस दिया। इसके बाद इसने यूनिफॉर्म चढ़ा ली। पैंट ज़रा ऊंची थी, लेकिन बुरी और नुमाया नहीं लग रही थी। फिर इसने गन बेल्ट बांधी। उसने होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकाल के इसे चेक किया। रिवॉल्वर लोड था। अब वो तैयार था। नाजी वर्दी इसके लिए नफरत अंगेज थी, लेकिन वो ज़रूरी थी। इसकी मदद से वो सारा तक पहुंच सकता था। सारा के ख्याल आते ही इसके दिल में खौफ सी उठी। काश काश सारा जिंदा हो। काश इसे कोई तकलीफ न पहुंचाई गई हो। आगे बढ़ने से पहले इसने अपने कपड़े भी इसी अलमारी में ठूंस दिए जिसमें जर्मन सिपाही को बंद किया था। इस बार वो पूरे एतमाद से बढ़ा था। जिस जगह उसने जर्मन सिपाही को सोते देखा था, वहाँ पहुँच वो रुका। इसने झुककर नीचे देखा और आर्किटेक्ट की आंख से अपने जहन में बंकर के डिज़ाइन और लेआउट को ताज़ा करने की कोशिश की। नीचे का बंकर फेवरेट बंकर के नक्शे के ऐन मुताबिक मालूम होता था। फ़र्क सिर्फ साइज़ का था। वही दरमियान में राहदारी, वही अतराफ में बने हुए कमरे। इस हिसाब से बड़ा स्वीट यकीनन आखिरी हिस्से में होगा। स्वीट जो किसी बड़े आदमी के लिए मौजू था, जैसे हिटलर। अब यह भी तय था कि हिटलर ने वो बंकर अपने और ईवा के लिए तामीर कराया था। अचानक ये ख्याल उसके जहन में पूरी शिद्दत के साथ उभरा कि ऐन मुमकिन है हिटलर खुद यहाँ मौजूद हो। हिटलर ना भी हो तो एवलिन तो बहरहाल मौजूद होगी। और वो जान गया था कि एवलिन कोई और नहीं, ईवा ब्राउन है। गोया इसकी मंजिल वो स्वीट ही था। इसने फैसला किया कि वो सीधा वहीं जाएगा। इसे यकीन था कि राहदारी भी संतरी मौजूद होंगे। ज़्यादा तो नहीं, कम अज़ कम 1-2 ज़रूर होंगे। इसने खुद को हर चैलेंज के लिए तैयार कर लिया। वह ज़ेनों की तरफ बढ़ गया। नीचे राहदारी में सब्ज़ रंग का सादा कलीन बिछा था। वह पूरे एतमाद कदमों से कमांड पोस्ट की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक इसे कोई नज़र नहीं आया था। फिर अचानक कोई इसे नज़र आ गया। वही शायद किसी ऑफिस का दरवाज़ा था।
वहाँ एक जवान फौजी दीवार से टेक लगाए अपने नाखूनों की सफाई में मसरूफ़ था। इसका असला दीवार के पास रखा था। अहमद ने अपने कदमों को ठनकने नहीं दिया। वो हमवार कदमों से बढ़ता रहा, बगैर किसी झिझक के। मगर वो तेज़ी से सोचने की कोशिश कर रहा था कि संतरी के सामने क्या नाम ले, फ्राउलिन इवालिन या फ्राउ इवा ब्राउन। लेकिन जिबल्लत ने उसे खबरदार कर दिया था कि ये दोनों अलकाब ही नामौजू हैं। संतरी के करीब पहुंचकर उसने बेहद रवां जर्मन में कहा, नंबर 1 के लिए एक अहम पैगाम है। नंबर 1 कहने में कई फ़ायदे थे। नंबर की ना कोई जिन्स होती है, ना इसका कोई नाम होता है। इसे उम्मीद थी कि यह तरीका ज़्यादा महफूज साबित होगा। संतरी ने नज़रें उठाने की जहमत भी नहीं की। वो तो शायद सो गई होंगी, उसने कहा, लेकिन बहुत ज़रूरी पैगाम हो तो चले जाओ। अहमद ने सल्यूट किया और मार्च करता हुआ आगे बढ़ गया। इसे डर था कि संतरी अब दोबारा गौर करेगा और फिर से आवाज़ देगा, रुकने को कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉरिडोर अब ख़त्म हो रहा था। वो स्वीट तक पहुंच गया था। इसने साथ में बंकर के ब्लूप्रिंट को याद किया और इसके डिज़ाइन को जहन में ताज़ा किया। वो बाएं जानिब मुड़ा और हाल में आगे किया। इसी लम्हे इसे स्वीट का दरवाज़ा नज़र आ गया। इसे नहीं मालूम था कि अंदर क्या है। बेयकीनी का एहसास और तन्हाई इस अजनबी माहौल में बेहद डरावनी मालूम हो रही थी, लेकिन सारा का ख्याल इसके लिए तकवीत का बाइस था। सो इसने पीतल का लट्टू थामा और हर मुमकिन आहिस्तगी से इसे घुमाया। दरवाज़ा खुल गया। वो छोटा सा इस्तकबालिया कमरा था। एक तरफ छोटी सी मेज़ रखी थी, उसके अकब में घूमने वाली कुर्सी थी और साइड में 2 आम कुर्सियाँ रखी थी। इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उसे एक और दरवाज़ा नज़र आया। उसने भारी फौजी जूते उतार दिए और दबे पाँव इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसने बड़ी आहिस्तगी से इसे खोला और अंदर झांका। खिड़की से मजरूम इस कमरे में सिर्फ 2 फ्लोर लैंप्स रोशनी कर रहे थे। एक नज़र में अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे को लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ऑफिस के तौर पर भी। वहाँ एक बड़ी मेज़ थी, सामने एक काउच पड़ी थी, 2 आरामदेह कुर्सियाँ थी। उनके सामने 24 शेल्फ था जो देखने में मेंटल जैसा लगता था। शेल्फ में किताबें रखी थी। यह बड़ा कमरा भी खाली था, लेकिन नहीं। अहमद, किसी ने घुटी घुटी आवाज़ में से पुकारा। वो आवाज़ यकीनन सारा की थी, जो खुद को काउच के ऊपर से उठाने की कोशिश कर रही थी ताकि इसे देखा जा सके। अहमद काउच की तरफ लपका। वो मोज़े पहने हुए था, लिहाजा आहट पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं था। सारा के हाथ पांव बंधे हुए थे और काउच पर पीठ के बल लेटी थी। अहमद जाग घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ पांव खोलने की कोशिश करने लगा, जो पतली डोरी से खूब कसकर बांधे गए थे। सारा की आंखों में बेयकीनी थी। अहमद ने उसे एक हौसला अफजा मुस्कुराहट से नवाजा। सारा के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वह जख्मी बहरहाल नहीं लगती थी। तुम ठीक तो हो सारा? सारा ने इस बात में सर हिलाया। यहाँ कोई और भी है? उसने सरगोशी में पूछा। श्श, आहिस्ता बोलो, वो बेडरूम में है, बहुत मोहतात रहना। इतनी देर में उसने सारा के हाथ खोल दिए। तुम यहाँ पहुँचे कैसे? सारा ने पूछा। अभी छोड़ो, खुद ही देख लेना। अहमद ने इसे उठाकर बिठा दिया था और अब इसके पाँव खोल रहा था। खुदा का शुक्र है, मैं दुआ कर रहा था कि तुम खैरियत से हो। हाथ पाँव खुलते ही वो इससे लिपट गई। सुबह मेरे लिए बुरा वक्त आने वाला था। उसने अहमद के कान में सरगोशी की। अब तक उन्होंने मुझे इसलिए बख्शा हुआ था कि मुझसे पूछगछ करना थी। वो खौफनाक आदमी जिसका नाम श्मिट है, अभी चंद घंटे पहले तक यहाँ मौजूद था। वो चीफ ऑफ पुलिस है। वो कट्टर नाजी है। वो मुझ पर सोडियम पेंटोथेल आजमाना चाहते हैं ताकि मुझसे पूरी मालूमात हासिल कर लें। इसके बाद हम लोगों का सवाया कर दिया जाए। वो ये काम रात को ही कर लेते, लेकिन आज वुजल की मौत की तफ्तीश के सिलसिले में श्मिट को ज़रूरी मीटिंग में जाना था। वो वुजल की मौत को खुदकुशी साबित करने वाले हैं। ये काम ज़्यादा अहम था। वो ये कहकर गया है कि सुबह ही आएगा और मुझे सोडियम पेंटोथेल देकर मुझसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर तुम लोग की बारी आएगी। अंदर बेडरूम में कौन है? ईवा ब्राउन। वो खुद को एवलिन कहती है। उसने खुद बताया कि वो ईवा ब्राउन है। और हिटलर? वो मर चुका है, काफ़ी अरसा हो गया। वो और ईवा इस बंकर में 18 साल रहे। हिटलर पार्किंसन के मर्ज में मुब्तला था। अब ईवा ब्राउन यहाँ नंबर 1 है। नाकाबिले यकीन, अहमद बेसख्ता कहा। ये लोग आखिर क्या चाहते हैं? बका की जदोजहद कर रहे हैं ये लोग, अपनी नहीं, थर्ड रेश की बका की जदोजहद। वो देखो। वो उठी और अहमद को लेकर मेंडल की तरफ ले गई। वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। इसकी टांगें लरज रही थीं। ये जो यूनानी तर्ज का बर्तन रखा है, इसमें हिटलर की राख है और ये वो पेंटिंग है हिटलर की जो कैरखौफ के पास थी। इन दोनों के दरमियान जो तहरीर है, फ्रेम शुदा, ये हिटलर के लफ्ज़ हैं। अहमद जान ने आगे बढ़कर देखा। तहरीर जर्मन ज़ुबान में थी। लिखा था, रूस और अमेरिका के दरमियान तसादुम नारगुज़ीर है। ये होकर रहेगा और जब ऐसा होगा तो मैं ज़िंदा हूँगा। मैं ना हुआ तो मेरा जानशीन होगा। इसके आइडियल्स भी वही होंगे जो मेरे हैं। तब वो जर्मन कौम की क़यादत करेगा।
जर्मन कौम को शिकस्त और जिल्लत के पाताल से उठाएगा और आखिरी और फैसला कुन फतह की तरफ उसे ले जाएगा। अडोल्फ हिटलर।